नमस्कार दोस्तों, युक्ति संस्थान के खास कार्यक्रम गुफ्तगू में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन है। लत तेरी लगी है, लत तेरी लगी है, नशा सरेआम होगा, जिंदगी का हर लम्हा सिर्फ तेरे नाम होगा। अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसा सदस्य है जिससे मोबाइल की लत लग चुकी है या जिंदगी का हर लम्हा उसने मोबाइल के ही नाम कर दिया है, तो यह गुफ्तगू कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आज हमारी गुफ्तगू का विषय मानसिक स्वास्थ्य पर मोबाइल फोन के प्रभाव। विशेषज्ञ के रूप में चूरू मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं भी हैं। तो सर, युक्ति संस्थान की ओर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी ओर से भी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। सर, हम सामान्यतया देखते हैं कि लोग अपनी पॉकेट से मोबाइल फोन निकालते हैं और फिर उसमें वो खो जाते हैं, उसमें देखते रहते हैं। उनको पता नहीं चलता कि कितना समय इस पर बर्बाद कर चुके हैं। अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति औसतन 4.5 घंटे मोबाइल पर बिता रहा है जी। अगर उस समय को वो पढ़ाई में ले या फिर अपने बिजनेस में लगाए तो वो स्वयं की उन्नति तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ अपने परिवार, समाज और देश की उन्नति में भी अपना सहयोग करेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है अपने देश में। तो इसी टॉपिक पर हम आज आपसे कुछ सवाल करेंगे और अब हमारी जो समस्या है उनका समाधान भी आपसे सवालों के माध्यम से लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो सवाल आपसे रहेगा कि मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं? मानसिक स्वास्थ्य जो है वो सोनी जी, इसके अंदर में WHO की जो डेफिनेशन है वो हेल्थ की डेफिनेशन है, जिसके अंदर है कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। उसी को आगे बढ़ाते हुए मानसिक स्वास्थ्य की डेफिनेशन ये दी गई है कि मानसिक स्वास्थ्य जो है सिर्फ किसी बीमारी यानी कि मानसिक रोग का होना नहीं होने को ही हम मानसिक स्वास्थ्य नहीं बोल सकते। उससे भी कहीं आगे जो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ है, यानी कि कोई जो भी इंडिविजुअल है वो अपने जो भी उसकी सोशल रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जितनी भी हैं उनके अंदर में वो खरा उतर रहा है, उनको कर पा रहा है बिना किसी परेशानी के। पहली बात। दूसरी बात, उसको जब भी कभी कोई प्रेशर आता है, जब भी कोई ऐसी डिमांडिंग सिचुएशन आती है लाइफ में, उसको वो आसानी से कोप कर जाता है और उसके बावजूद भी वो रेजिलिएंट रहता है और उसको मानसिक रोग या कोई भी तनाव नहीं होता है। तो उसको हम कंप्लीट जो है वेलबींग कहेंगे, मेंटल वेलबींग। वो ही मानसिक स्वास्थ्य है, जो कि हम देखते हैं कि आजकल बहुत ही कम है क्योंकि तनाव इतना बढ़ गया है। तो कोई ना कोई इंसान अपनी जिंदगी के किसी ना किसी पड़ाव में, जिसको मानसिक रोग नहीं हुआ हो लेकिन उसको मानसिक तनाव के कारण से स्वास्थ्य जरूर खराब बीच बीच में हुआ है। शायद ही कोई अछूता रहे आज के जो ऐसे ये भाग दौड़ वाला जो समय चल रहा है और इतनी ज्यादा आपाधापी लोग, रैट रेस लगी हुई है कंपटीशन के अंदर, बहुत ही मुश्किल है उसके अंदर। तो इसलिए पॉजिटिव मेंटल हेल्थ पे आजकल बहुत जोर दिया जा रहा है कि आप ट्रीटमेंट तक तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए, पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स कुछ ऐसे अपनाएं, लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस लाएं जिससे कि हमें बीमारी तक वो समस्या तक झेलना ही नहीं पड़े। पहले ही अपने आप को जो है इतना मेंटली फिट रखें। जैसे हम फिजिकली एक्सरसाइज करके फिट रखते हैं तो हम हार्ट की बीमारियां, जो और भी बीमारियां हैं शरीर की, शारीरिक, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उनसे हम बचे रहते हैं। इसी तरह से जो माइंड की जो एक्सरसाइज है वो यही है कि हम सोशल वेलबींग और उस पर ज्यादा ध्यान दें। सर, अभी पिछले दिनों एक राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक समाज शास्त्र की प्रोफेसर है, उन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च के जो निष्कर्ष निकले उनमें पाया कि 20 साल बाद भारत का ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जिसमें मानसिक रोगी नहीं होंगे। और उसकी जो सबसे उन्होंने कारण बताया वो मोबाइल फोन को उन्होंने बताया जी। तो मोबाइल फोन जो युवा है उनके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर रहा है, आप क्या राय रखते हैं इस पे? जी, बिल्कुल उचित। सोनी जी, अभी थोड़े समय पहले ही नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था जिसके अंदर में काफी चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं जो 2016 में कंप्लीट हुआ। तो उसके अंदर में जो मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, जैसे ये अपना आज का जो टॉपिक है मोबाइल के ऊपर, इससे रिलेटेड भी आंकड़े आए हैं जो कि बच्चों के अंदर तो बहुत ही चिंतनीय विषय है कि बच्चों के अंदर भी काफी परसेंटेज है। और अगर मानसिक रोग की बात करें तो हर 4 में से एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को कोई ना कोई मानसिक रोग है।
और मानसिक स्वास्थ्य की यहाँ तक बात करें तो वो तो मानसिक रोग से ज्यादा वो है परसेंटेज, हाँ हाँ। उसमें तो और ज्यादा लोग हैं जो कि इन्वॉल्व हो जाएंगे। हम्म, तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है, हम्म। इसमें कोई डाउट नहीं है। सर आपने कहा कि हर 4 में से एक व्यक्ति जी मानसिक रोग से जी ग्रसित है, लेकिन सर अपने भारत में तो जिसको मानसिक रोग है वो भी मानने को तैयार नहीं है, घर वाले भी मानने को तैयार नहीं है। जी जब हम तैयार ही नहीं है तो फिर उस समस्या से निकल पाना भी बड़ा जी मुश्किल होता जी है। अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि मोबाइल फोन से कौन कौन सी मानसिक बीमारियां हो सकती है अगर उसका ज्यादा उपयोग जी करते हैं जी। तो? मैं इसको ऐसे बताना चाहूंगा कि अपने इसको डिवाइड करें यदि एडल्ट्स में हम्म, और बच्चों बच्चों में। में। बच्चे यानी कि अपने जो छोटे बच्चे 5 साल से कम, हाँ हाँ 5 साल से ऊपर जो एडोलेसेंस हाँ एज हाँ ग्रुप में है, हाँ और उसके बाद में जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हम्म, हैं, तो इन सभी को किसी को भी आज की डेट में मोबाइल से जो तनाव हो रहा है, मोबाइल के कारण से जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, कोई भी अछूता नहीं है। अछूता नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये काम में भी आने लगा है जब से कोविड हुआ। हाँ हाँ कोविड के बाद ये एक नेसेसिटी बन हाँ, गया necessity। कि बच्चों को भी, क्योंकि आपको बच्चों की हाँ पढ़ाई तो जारी रखनी है, हाँ हाँ बच्चों को आप पढ़ाई से वंचित तो नहीं रख सकते। जब वो स्कूल में नहीं जा पा रहे तो घर में मोबाइल आ गया। अब मोबाइल। मोबाइल में क्या है, दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, उसमें बच्चे थोड़ी देर पढ़ के फिर वो अट्रैक्ट होते हैं दूसरी चीजों में, क्योंकि बच्चों में चंचलता तो होती है। अब धीरे धीरे उन चीजों में अट्रैक्शन इतना ज्यादा हो जाता है क्योंकि वो चीजें इंस्टेंटली जो है बच्चे को कुछ ना कुछ मानसिक एक रिवॉर्ड देती है जिसमें बच्चे को अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो वो बार बार उसकी तरफ आकर्षित होता है, जैसे एक नशे की तरफ एक नया बंदा है जिसने पहली बार नशे का स्वाद चखा, हाँ हाँ उसको उसके बाद जो हाई मिलता है, जो उसको अच्छा लगता है, एक फील गुड आता है, वो बार बार पाने के लिए वो नशे में फंसता है। उसी तरह से मोबाइल का जो नशा है उसमें भी यही है कि जब वो फील गुड आता है तो वो फिर से उसकी तरफ में जाता है। हाँ और वही चीज बड़ों के साथ भी होती है, बच्चों के साथ भी होती है। जी, मैं आशा करता हूँ मैंने, आपने जो पूछा उसका मैंने। नहीं सर, आपसे बेहतर कोई हमें जी जवाब दे भी नहीं सकता। हमारा जो अगला प्रश्न आपसे है कि छोटे बच्चों को अपन मूलतः देखते हैं घर में महिलाएं मोबाइल दे देती है, तो उस बच्चे की मानसिक स्थिति पर उस मोबाइल के क्या कुप्रभाव पड़ते हैं वो भी आप हमें जी बताएं। जी। इसमें ऐसा है, जो WHO ने स्क्रीन टाइम डिसाइड किया हुआ है कि वो एक सोसाइटी को एक मैसेज है कि भाई कम से कम इतना तो आप जो अपने घर पे ध्यान रखें। हाँ हाँ WHO ने बताया कि 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनका जो स्क्रीन टाइम है, हाँ यानी कि मोबाइल पे जो भी टाइम है या कोई और भी जो गैजेट्स हैं, गैजेट्स हैं, उनसे उनको दूर रखें 5 साल से छोटे बच्चे को। बच्चों। फिर उन्होंने समय निर्धारित कर रखा है कि 5 से 10 वाले जो हैं उनको लगभग आधे घंटे से घंटे भर का उनको यूज हो सकता है। और वो यूज भी जो है सार्थक हो, जिसके अंदर एक्चुअल में बच्चे को कुछ सीखने को मिल रहा है, उस पर्पस के लिए मोबाइल का यूज किया जाए, ना कि मिसयूज या अब्यूज किया जाए। तो ये सब मानक जो WHO ने बनाए रिसर्च के बाद, वो गाइड करते हैं कि हमें इससे ज्यादा इस्तेमाल। तो जो 5 साल से छोटे बच्चे को अपने अगर ये सब चीजें देंगे, उससे क्या होता है, उसको जो एक्सप्लोर करना है, उसको अपने जो एनवायरनमेंट में सारी चीजें हैं देखनी है और सीखना है, क्योंकि बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। अब जब वो सारी चीजों से वंचित रहेगा, पूरे दिन मोबाइल में रहेगा, तो उसका उन चीजों से जो है नाता टूट जाएगा। तो वो बच्चा आगे जाके कॉन्फिडेंस की कमी पाएगा, समाज में कहीं भी कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में उसको हर जगह दिक्कत आएगी। और उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लो रहने के कारण से वो सेल्फ एस्टीम, जब उसकी आत्मसम्मान कम रहेगा, तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब का शिकार भी हो सकता है। तो इससे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है जो हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है, उसके लिए हम लोगों को सही में ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि पेरेंटिंग जो है, जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के इन चीजों पे बहुत ध्यान दें। माँ क्या करती है, काम में इतनी ज्यादा बिजी रहती है, वो क्या करेगी, परेशान हो जाती है बेचारी जब घर में सारी चीजें संभालनी है। तो बच्चा रोता है, कुछ भी करता है, तो मोबाइल पकड़ा देती है, और वो मोबाइल को बच्चा लेके खुश हो जाता है, तो माँ को तंग नहीं करता, माँ अपना काम कर लेती है। लेकिन उससे वो ध्यान नहीं रहता कि वो बच्चे पे क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब वो लत जो है फिर वो बढ़ती जाती है बच्चे की। फिर बच्चे से जब मना करोगे, जब समय आएगा ऐसा जिसमें कि आपके बच्चा जो है, आपको लगेगा हाथ से जा रहा है बच्चा, जो हद से ज्यादा उसका इस्तेमाल कर रहा है, तब आप जब रोकोगे तो फिर बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, बच्चे को संभालना मुश्किल हो जाता है।
फिर वो बच्चे जो है कई सारे टेम्पर टेंट्रम्स दिखाता है, हाँ हाँ हाँ, फिर पेरेंट्स को बड़ी परेशानी होती है। परेशानी। फिर वो हमारे पास आते हैं जैसे कंसल्टेशन के लिए, बहुत ही कम लोग आ पाते हैं, कईयों को तो ये अवेयरनेस नहीं है, नहीं तो आप आते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हम उनकी जरूर सहायता करते हैं। सहायता। सर, जो छात्र जीवन है, जी। स्टूडेंट लाइफ है, उसके ऊपर मोबाइल के क्या अच्छे और बुरे प्रभाव पड़ते हैं, वो आप हमें बताएं। जी, छात्र जीवन में, क्योंकि पहले का जो समय था जब हम लोग पढ़ते थे, उस समय हमारे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होते थे। हम जो है पढ़ाई करते थे, खेलते कूदते थे, फिजिकल एक्टिविटी करते थे, जिससे फिजिकल एक्टिविटी से मानसिक स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहता था। अब क्या हो गया है, मोबाइल आने से फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, लोग फिजिकल एक्टिविटी में बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है और कमरे में सीमित रह गए हैं। अब उसके कारण जो छात्र हैं उनका जो स्टडी का टाइम है, जो पहले 12 घंटा 15 घंटा बच्चे पढ़ा करते थे, उसके बाद खेल भी लिया करते थे, अब वो सिमट गया है। अभी वो पढ़ाई का समय जो है, कभी मोबाइल देख लिया फिर पढ़ लिया, फिर मोबाइल देख लिया फिर पढ़ लिए, मोबाइल में नोटिफिकेशन आ रहा है, मोबाइल में साउंड आ रही है, कोई बीप हुआ, फिर देखा क्या मैसेज आया, फिर ये धीरे धीरे ना एक हर समय एक वो बनी रहती है तलब सी कि एक बार देखें क्या आया है, तो एक एक्साइटमेंट रहता है कि इसको देखें। तो इस कारण से जो कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, तो बच्चा जो भी पढ़ रहा है, यदि किताब साइड में भी रखी है तो 8 घंटे भी पढ़ ले तो भी वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि मोबाइल ने बीच बीच में डिस्टर्ब किया। क्योंकि मोबाइल में जो भी आपने देखा है उसके अंदर कोई ऐसी चीज आई है जिसके बाद आपके थॉट्स चलेंगे, फिर आप सोचोगे उसके बारे में, उसका जवाब देना है, उसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों लिखा। तो इस चक्कर में पढ़ाई के ऊपर तो सही में कोई डाउट नहीं है, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, मोबाइल में कई ऐसी चीजें भी हैं जो इस उम्र में बच्चा जो है बहक जाता है, इस तरह की कुछ चीजें भी मोबाइल में, और वो जानबूझ के इस तरह के ऐड बीच बीच में आते रहते हैं जिसके अंदर कोई ऑनलाइन गेम है, तो बच्चा उनमें भी अट्रैक्ट होता है। सर, आजकल अपन देखते हैं कि सोशल मीडिया का युग है, अपना भी इंटरव्यू सोशल मीडिया पर ही प्रसारित होगा। तो जो सोशल मीडिया है, यह अपने मानसिक स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालता है, जी, ये आप हमें बताएं। जी। सोशल मीडिया आज की डेट में एक बहुत ही अच्छी चीज भी है और फिर इसके दुष्प्रभाव भी हैं। अच्छी चीज अपन इस इंटरव्यू को मान सकते हैं। जी जी, जैसे अभी बिल्कुल ये इंटरव्यू जो है, इसके सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं। जिन लोगों को इसकी जरूरत है, सभी को जरूरत है, हमें भी जरूरत है। तो ये मैसेज जो है सोसाइटी में, ये जैसे इसके बड़ा पॉजिटिव यूज हो रहा है, ऐसी हर चीज का मिसयूज और अब्यूज भी होता है। तो दिक्कत ये है कि सोशल मीडिया के अंदर में बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया के अंदर इस तरह के मैसेज आते हैं जिससे जो वल्नरेबल, यानी कि जो बच्चे थोड़े से चंचलता ज्यादा है, जिन बच्चों को सेल्फ कंट्रोल कम है, जिन बच्चों को माँ बाप का ध्यान कम मिलता है, बच्चे फ्री रहते हैं, तो वो बच्चे इस सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होके उनमें, क्योंकि इतनी समझ अभी तक डेवलप नहीं हुई है सही और गलत में डिफरेंशिएट करने की, तो बच्चे क्या है गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। अब उसके अंदर में जाने के बाद कई बार बच्चे जो है ना, मैंने देखा है हमारे पास में कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं, 12 से 15 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, लड़के खासकर, वो काफी ज्यादा पैसा जो है माँ बाप का, उसके अंदर कई ऐसी गेमिंग एप्स होती हैं जिसमें बिना बताए उनका एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड लेके बाद में पता लगता है जब मैसेज आते हैं, तब तक वो खर्च कर चुके होते हैं। तो ये बड़ी दुविधा वाली समस्या हो जाती है। दूसरा, सोशल मीडिया में क्या होता है, कई बार आपको पता नहीं है कि आप जिससे वर्चुअली, आप जिसके साथ आप वार्तालाप कर रहे हैं, जिससे आप मैसेज कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, वो इंसान कौन है। वो आदमी बच्चा बन के कोई अडल्ट है, कोई वो आदमी जो है विदेश का, कोई पाकिस्तान का है ना। तो आपको उसमें पता ही नहीं लगता कि अगला क्या है। वो छद्म रूप में आपसे बात कर रहा है, आप उसको सच मान रहे हैं, आप उसको सच मान के उसकी बातों में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिर लंबे समय के बाद जब आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, बाद में जब रियलिटी सामने आती है, जब नुकसान हो चुका होता है, क्योंकि अगले का, जो सामने वाले का कोई ना कोई मोटिव था, तो उसमें आपको फिर बाद में बड़ा पछतावा होता है, फिर हाथ मलते रह जाते हैं लोग। तो वो सब समस्याओं से बचने के लिए बच्चों को खासकर स्कूलिंग में एज वेल एज उनको उनके घर में पेरेंट्स की तरफ से ये चीजों में टाइम टू टाइम जो है ना, उनको गाइड करना चाहिए, उनको मॉनिटर करना चाहिए और उनको सही रास्ता दिखाना चाहिए। सर, मोबाइल फोन से जी चेहरे के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। जी,
अपनी जो फोकस करने की क्षमता है उस पर जी, भी जी। प्रभाव पड़ा है, और जो रिश्ते हैं उन पर तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो इन समस्याओं से कैसे बचें, आप जी, क्या राय रखते हैं, जी, बताएँ? बिल्कुल। बिल्कुल सही आपका वो है कि इसके अंदर में चेहरे के ऊपर जैसे कि ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, हुँ, स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहता है, हुँ, तो आँखों के ऊपर बड़ा दुष्प्रभाव होता है। क्योंकि लंबे समय तक जब आप नज़दीक किसी चीज़ पे फ़ोकस करते हैं और हुँ, उसमें से ब्राइट लाइट आती है, हुँ, हुँ, तो वो आँखों को नुकसान पहुँचाती है, हुँ, उससे फटीग होता है। आई स्पेशलिस्ट के पास में, हुँ, नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास में काफ़ी सारे ऐसे केसेज़ हाँ, हाँ, जाते हैं। हुँ, हुँ, दूसरा क्योंकि बच्चों का जब सोशल कम्युनिकेशन नहीं होता है, हुँ, हुँ, खासकर बच्चों की मैं हुँ, बात इसलिए कर रहा हाँ, हूँ, हाँ, बच्चे जो हैं अभी उनका डेवलपमेंटल पीरियड चल रहा है, हाँ, अभी हाँ, उनको काफ़ी कुछ सीखना है। फेक, हाँ, हाँ, बड़े आदमी तो क्या अपने आप को फिर भी हाँ, मॉडिफाई कर सकते हैं, हाँ, हाँ, लेकिन बच्चे को एक बार वो ढल गया हुँ, उसमें, हुँ, तो वो बड़ी दिक्कत आती है। तो बच्चे क्या है इसके अंदर में जब ये ओवर इन्वॉल्व्ड होते हैं हुँ, ज़रूरत से ज़्यादा, हुँ, हुँ, तो उनका जो सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स है वो खराब हो जाती खराब हैं। हो जाता है। क्योंकि जो वर्चुअल मीडिया में जब आप किसी से चैट कर रहे हो तो आप बड़े कॉन्फिडेंट रहते हो। हुँ, हुँ, आपको कॉन्फिडेंस है क्योंकि सामने वाला आपको देख नहीं पा रहा है। हुँ, हुँ, यदि देख भी रहा है तो आपको इतना ज़्यादा अनईज़ीनेस हाँ, नहीं रहती है। हाँ, हाँ, तो धीरे-धीरे उन बच्चों को उसी चीज़ में कम्फर्ट ज़ोन आ जाता है। फिर जब सामने आमने-सामने हुँ, हुँ, एक्चुअल में रियलिटी में हाँ, जब वो जाते हैं तो हुँ, उनको बड़ी दिक्कत आती है उन हुँ, बच्चों को। हुँ, तो इसका जैसे आपने पूछा कि क्या समाधान है? हुँ, हुँ, समाधान यही है कि इसके अंदर में पेरेंट्स को हुँ, हुँ, समय निकाल के हुँ, हुँ, रोजाना हुँ, अपने बच्चे को कुछ ना कुछ क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। चाहे हुँ, माँ अपना वो शेयरिंग जरूरी है, यदि हाँ, दोनों वर्किंग है, हाँ, हाँ, माता पिता यदि दोनों वर्किंग हुँ, है, तो हुँ, दोनों को अपना कुछ कुछ समय जो है बांटना पड़ेगा हुँ, हुँ, कि इतने समय आप बच्चे के साथ बैठे, इतने समय मैं बैठूं, हुँ, हुँ, ताकि बच्चों को वो जो इमोशनल सपोर्ट है हुँ, हुँ, और जो बच्चों को जो बाकी जो गाइडेंस चाहिए वो उसके लिए कहीं और दूसरे गलत माध्यम का इस्तेमाल नहीं करें। नहीं करें। तो पेरेंट्स को टाइम देना जरूरी हुँ, है। इसमें मेरा ये मानना है कि कम से कम जब डिनर करते हैं, लंच करते हैं, हुँ, हुँ, कम से कम उस समय सारे साथ बैठें साथ बैठे, और मोबाइल जो है साइड में रख साइड में दें। रखें। उस समय के लिए आधे घंटे में अगर 1 घंटे में मोबाइल नहीं भी इस्तेमाल करें तो हुँ, कोई बड़ी कोई पहाड़ हाँ, नहीं टूटने पार्ट वाला। में, उसमें जो कम्युनिकेशन होता है ना, हाँ, हाँ, वो वाला माँ-बाप के साथ में जो बच्चे का वो हुँ, बहुत फ्रूटफुल होता है। हाँ, हाँ, क्योंकि बच्चा क्या है उससे खुलता है, बच्चा अपनी तकलीफ बताता है, वो शेयर कर पाता हुँ, है। हुँ, नहीं तो धीरे-धीरे बच्चा अपने कोकून में चला हाँ, जाता है, हाँ, फिर वो शेल में चला हाँ, जाता है हाँ, बच्चा। फिर बड़ा मुश्किल होता है हाँ, उससे बच्चे से बात हाँ। करना। जी। सर, जो मोबाइल फ़ोन है, वो जैसे ड्रग्स मतिभ्रम करती है, हुँ। उसी तरह मतिभ्रम भी करता है, तो इस पर आप क्या राय रखते जी, हैं? बिल्कुल सही है। जैसे अभी अपने इतने सालों से सोसाइटी में हाँ, देख हाँ, रहे हैं कि नशा जो है, हाँ, हाँ, जो केमिकल वाला नशा है, हाँ, हाँ, यानी कि हाँ, हाँ, शराब, शराब, जो भी व्यसन और हाँ, हाँ, बहुत सारे हाँ, हाँ, गांजा, हाँ, हाँ, चरस, चरस, तो ये नशे क्या है, केमिकल वाले नशे हैं। जब ये ब्रेन में जाके काम हाँ, करते हैं हाँ, तो उससे क्या होता है, ब्रेन हुँ, किसी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, हुँ, बहुत ज्यादा आपको आइडियाज आएंगे, तो लोगों को एक हाई मिलता है, हाँ, हाँ, फील गुड मिलता हाँ, है, हाँ, उसके कारण वो उस नशे की तरफ बार बार भागते हैं। हुँ, तो उसी तरह से अभी जो रिसर्च हुई है हुँ, हुँ, पिछले 10-20 सालों में, हुँ, उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च मोबाइल और जितने भी ये सोशल मीडिया, हाँ, हाँ, इंटरनेट, हाँ, हाँ, इन पे इतनी रिसर्च हुई है, उसमें पता लगा है हाँ, हाँ, कि जिस तरह ब्रेन में हाँ, हाँ, जो वायरिंग है, हाँ, हाँ, जहाँ पे जाके वो शराब और बाकी नशे काम करते हैं, हुँ, हुँ, मोबाइल का या कोई भी इंटरनेट हुआ, सोशल मीडिया हुआ, हुँ, गेम्स हुए ऑनलाइन, हुँ, इनका जो नशे से जो केमिकल जो रिएक्शन होता है, हुँ, जो ब्रेन में जो हाँ, वो है नर्वस सिस्टम, हुँ, हुँ, वहां पे सेम जगह पे जाके ये भी काम करता है। हुँ, हुँ, और वही जैसे हाई फील होता है, फील गुड, हाँ, हाँ, वही इन चीजों से भी वैसा ही सेम होता है। हाँ, हाँ, तो ये पाया गया है कि मिलते जुलते ही नशे हैं। नशे हैं, जिस तरह बार बार नशे को पाने के लिए आदमी लालायित रहता है, हाँ, बहुत ज्यादा वो, उसको हाँ, अर्ज होती है, उससे हाँ, रुका नहीं हाँ, जाता है, हाँ, उसी तरह वही जब ज्यादा मोबाइल यूज कर लेते हैं हाँ, तो उसके बाद वही स्थिति इंसान की हो हुँ, जाती है जैसे कि नशे से होती है। हुँ, तो ये नशे के बिल्कुल इक्विवेलेंट है, हुँ, बल्कि ये कहेंगे कि उससे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि नशा जो है हुँ, वो एक सामाजिक कुरीति के रूप में देखा जाता है। हुँ, तो उसको अभी भी ऐसा नहीं है कि नशे को पूरी तरह से सैंक्शन मिल गया है। हुँ, कई सारे नशे हैं जो अभी भी इल्लीगल हैं, हुँ, लेकिन इस पे तो अभी तक कोई कानून ही नहीं है। कानूनी है, अभी तक कोई भी हाँ, कानून मोबाइल पे तो आया नहीं है, और हाँ, मोबाइल जो है सोशली सैंक्शनड है। हाँ,
समाज में इसको तो पूरी तरह से मान्यता अप्रूवल मिला प्राप्त हो हुआ रखी है। है। हाँ, तो इसको कभी भी कोई बुरी नजर से नहीं देखता कि कोई बच्चा 10 साल का देखो मोबाइल देख रहा है, कोई ये नहीं बोलेगा देखो बच्चा मोबाइल देख रहा है। हाँ हाँ लेकिन अगर बच्चे के हाथ में सिगरेट होगी हाँ, हाँ, तो लोग बोलेंगे देखो इस उम्र में ये सिगरेट पी रहा सिगरेट पी रहा है। है ना। वो अभी भी सामाजिक कुरीति है। हाँ लेकिन मोबाइल जो है ये तो ऐसा है नहीं। हाँ हाँ तो इस चक्कर में बच्चों को ये नहीं पता लगता कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो इसमें माँ बाप का, टीचर्स का और जो भी बड़े बुजुर्ग है घर में उनका बहुत बड़ा रोल है इन चीजों को रोको टोको वाला जो हाँ हाँ सिस्टम है। हाँ। तो इसको बिल्कुल हैंडल करना चाहिए हाँ, हाँ। बड़े लोगों को। सर एक सवाल जी। मैं मेरा भी रखना चाहूंगा कि हर चीज की एक कैपेसिटी होती है, जी खाने की है, पीने की है, घूमने की है, काम करने की है। जी तो दिमाग में जो सूचनाएं आती है उनकी भी एक कैपेसिटी है। जी मोबाइल के माध्यम से बहुत सारी सूचनाएं हम तक निरंतर पहुंच रही है, जी उसमें बहुत सारी झूठी भी होती हैं जी सूचनाएं। तो उनसे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर जी कैसे फर्क पड़ता है वो आप हमें बताएं। बहुत ही सार्थक सवाल है हाँ सोनी जी। इसमें क्या होता है जब इंफॉर्मेशन ओवरलोड हाँ होता है हाँ हाँ तो उस इंफॉर्मेशन ओवरलोड में यदि परिपक्व है हाँ इंसान हाँ जिसकी उम्र हो गई है और जिसने एक्सपीरियंस है लाइफ का हाँ हाँ और काफी उसने जो है तजुर्बा है, तो वो तो क्या है इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड को ना बिल्कुल सेग्रीगेट करके कि कौन सी काम की चीज है कौन सी बिना काम की चीज है उसको फिल्टर कर फिल्टर सकता कर है। सकता है। लेकिन बच्चों में, हालांकि बच्चों में इंटेलिजेंस आज की डेट में काफी अच्छा काफी है, लेकिन फिर भी डिसीजन मेकिंग में इस तरह की चीजों में उनको फिल्टर करने में दिक्कत आती है। दिक्कत आती है। जब वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड जाता है हाँ हाँ उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव ऐसे हैं हाँ। कि बच्चे गलत चीज जो हो रही है उसके अंदर जो भी आ रहा है उसको एज इट इज रियलिटी हाँ। मान के उसको सच मान लेते सच हैं। मान लेते हैं। फिर वो बच्चों को क्या है इमेजिनेटिव पावर बहुत हाई होती हाँ है। हाँ वो इमेजिनेशन और फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं हाँ हाँ जो कि नेचुरल है, नेचुरल। उनके अंदर होता है। हाँ हाँ और वो सोच सोच के अपने को उसी एक बिल्कुल ही नकली एक दुनिया में, आभासी दुनिया में हाँ, उसके अंदर में अपने आप को रखते हैं और फिर उसमें बड़ा अच्छा लगता है अच्छा उनको। लगता है वो उसमें कोई भी हीरो का या उसका कैरेक्टर अपना लेते हैं और हाँ। फिर सोचते रहते हैं हाँ उस हाँ दुनिया में। हाँ हाँ तो ये उनको नहीं पता है कि वो हाँ। किस रास्ते पे जा रहे ये हैं। हमें। तो ये दिक्कत तो होती है ज्यादा इन्फॉर्मेशन आने से। सर जब मोबाइल की लत किसी व्यक्ति को लग जाती है जी वो उसको छोड़े कैसे, ये समाधान भी आप हमें जी बताएं। जी। हमारे पास काफी ओपीडी में इस तरह के केसेस आजकल आने लगे हैं जो बढ़ते जा रहे हाँ हैं, हाँ जो मोबाइल से डायरेक्टली हाँ हाँ या इनडायरेक्टली हाँ। परेशान है। हाँ हाँ डायरेक्टली ऐसे कि वो कोई ना कोई मोबाइल में ऑनलाइन जो ऐप होते हैं, गेमिंग ऐप है जिसमें हाँ, गेम्स होते गेम्स हैं, होते हैं। उसके अंदर कई बार गैम्बलिंग वाले भी कई एप्स होते हैं हाँ, हाँ। जिसमें कि आप पैसा लगाओ, हाँ हाँ फिर आपका पैसा बढ़ाएंगे, फिर थोड़ी देर में वो पैसा पूरा निकल जाएगा। हम्म, तो एक तो ये दिक्कत है। दूसरा इनडायरेक्ट वाला क्या है, या मोबाइल में जब ज्यादा लगे हुए हैं तो आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका ऑक्यूपेशन, हर चीज के ऊपर जो है बुरा प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि जो समय आपको सब जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए हाँ, हाँ। अपने हर कर्तव्य में, वो आप सारा इधर वो इधर, कर रहे हो। हाँ। तो इनडायरेक्टली भी आपकी लाइफ में जो है ना कष्ट बढ़ते जाते हाँ, हैं। हाँ। आपकी फैमिली में जैसे वाइफ से अनबन शुरू हो जाएगी, हाँ। वाइफ को समय नहीं दे पाओगे, बच्चों को सही समय नहीं दे पाओगे। हाँ, और अगर बच्चे हैं तो बच्चे अपने खेल कूद में और सब चीजों में समय नहीं दे पाएंगे बराबर, तो उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो ये इनडायरेक्ट हो गया। अब जो डायरेक्ट वाला जो है उसके अंदर दिक्कत ये है कि आप मोबाइल में हो और आपको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा और अकेले कमरे में अगर आपको 15-20 दिन आप कहीं अकेले हो, हाँ हाँ तो इतना ज्यादा आदमी उसमें इन्वॉल्व होता है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं दिन में 20 घंटे, हाँ हाँ 22 घंटे, मतलब वो सोते भी नहीं है, सोते नहीं। कंटिन्यू इसमें लगे रहते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं। जैसे नशे में आदमी जब शराब पीने लगता है ज्यादा, वो पूरे दिन पीता रहता है, हाँ हाँ थोड़ी सी उसका नशा उतरता है फिर पीता है, वही हालत मोबाइल में हो जाती है। और उन ऑनलाइन गेम्स जो है उनके अंदर में जो उसको ब्रेन में डोपामीन होता है, डोपामीन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है, ब्रेन का एक हार्मोन है, जो कि जब भी आप कुछ अचीव करते हो, आपने कुछ अच्छा किया तो आपको उसके लिए रिवॉर्ड मिलता है, तो उससे खुशी आती है, आप बार बार मोटिवेट होते हो उस चीज को करने के लिए। तो इस तरह के जो नशे हैं ये क्या करते हैं, डोपामीन अंदर ब्रेन में स्त्राव, इनका सिक्रीशन होता है और उससे आदमी को बड़ा इंस्टेंट एकदम से ना बहुत प्लेजर मिलता है। और प्लेजर जो है हमेशा अच्छा नहीं रहता है। अब वो इतना जल्दी मिलता है, शॉर्टकट हो गया एक तरह का
आपको कोई मेहनत नहीं करनी मेहनत पड़ी। नहीं करनी। तो उससे क्या है, जो मेहनत वाले जितने भी काम है, हाँ, हाँ। अगर आपको जिंदगी में आप स्टूडेंट हैं, आपको सक्सेस जब मिलेगी जब आप 3-4 साल कंटिन्यू मेहनत करेंगे, अपनी किताबों में लगे रहेंगे, अपना रिसर्च करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, तब आपको वो अचीवमेंट मिलती है। उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तब वो डोपामीन मिलता है और आपको रिवॉर्ड मिलता है, बड़ी खुशी होती है आपको। वो क्या है, अच्छे नशे हैं इस तरह का, जो पढ़ाई का नशा हो गया, किसी स्पोर्ट्स का नशा हो गया, जो आपकी हेल्थ पे कोई बुरा प्रभाव नहीं डालते। आपको कुछ अचीव करना है, ओलंपिक में मेडल जीतना है, लेकिन ये जो नशा है ये तुरंत आपको, इसके लिए आपको 2-3 साल मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुरंत आपको रिजल्ट मिलता है, उसी समय आपको एकदम से रिवॉर्ड मिलता है। फिर उससे नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आपको जो चीज लाइफ में सक्सेस होने के लिए चाहिए वो आप नहीं कर रहे, आप वो चीज कर रहे हैं जिसके अंदर कोई सक्सेस नहीं है। तो आपको तुरंत जैसी रिवॉर्ड मिला तो आपका ब्रेन सेटिस्फाई हो गया, जैसी ब्रेन सेटिस्फाई हो गया तो वो आपको ना, जो भी आपके सही टारगेट है जिससे आप आगे कामयाबी हासिल करें, उसमें मन ही नहीं करता है। आदमी बोलता है जब मेरे को इतना अच्छा लग रहा है तो मैं इतनी मेहनत का काम क्यों करूं, फिर वो शॉर्टकट में चले जाता है, उसको नशा मिलता रहता है। वही जैसे दारू के नशे में होता है वैसे इसके नशे में भी होता है। और फिर वो आदमी इसमें इतना ज्यादा लिप्त हो जाता है, घंटों घंटों। कई लोग हैं जिन्होंने इसके अंदर में, मोबाइल में जो गेम है जिनमें गैम्बलिंग भी चलती है, उसके अंदर लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं उधार मांग मांग के, और वो पूरे दिन यही सोचते रहते हैं कि मैं कैसे ये पैसे का जुगाड़ करूं और उस पैसे को इसमें लगाऊं, और फिर उनको फिर ये भी रहता है कि मेरा इतना पैसा गया तो इससे डबल मेरे को निकालना है वापस। इस चक्कर में वो लूप में, भंवर में ऐसे फंसते हैं कि फंसते ही चले जाते हैं। और क्योंकि जो ये ऑर्गेनाइज करके जिसने भी ये एप्स बनाए हैं वो लोग तो काफी समझदार हैं, उनको तो पता है किस तरह से कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। भारत का तो दूसरा नंबर है, मतलब डाउनलोड करने में ऐप पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पर अपन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आगे आने वाली सोसाइटी के लिए, समाज के लिए और जनरेशन के लिए बहुत ही बुरा वो है इंडिकेशन। तो इसको जितना जल्दी हो सके इस समस्या को, इससे पहले ये भयानक रूप ले ले, बहुत जरूरी है इसको कंट्रोल करना। सर कैसे करें कंट्रोल इसको? जी, मैं वापस सवाल पे आता हूँ कि कंट्रोल इसको करें कैसे? जी, तो इसको कंट्रोल अपने जो है, एक तो गवर्नमेंट के स्तर पे, गवर्नमेंट में ऐसे लॉ, ऐसी गाइडलाइंस बनाई जाए जिनको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट हो। एक तो वो हो गया। तो इसमें पॉलिटिकल कमिटमेंट बहुत जरूरी है। फिर आप जैसे जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं एनजीओज हैं, उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट हो और वो लोग भी समाज में अवेयरनेस इसके बारे में फैलाएं। फिर घर के लेवल पे अगर हम आए तो घर वाले लेवल में पेरेंट्स जो हैं उनको इसकी अवेयरनेस अच्छी हो, वो इसके बारे में ज्ञान लें और फिर वो अपने बच्चों का ध्यान रखें शुरू से ही, इनिशियल शुरू की स्टेज से ही। तो ये तो हो गया इसका बचाव। अब हो गया उपचार की बात करें। बचाव में तो गवर्नमेंट का भी रोल आ गया, पेरेंट्स का भी, दोनों का रोल आ गया। अगर उसके बाद भी कोई बच्चा या कोई बड़ा इस चीज में इन्वॉल्व होता है बहुत ज्यादा, और वो बीमारी वाले उस लेवल तक पहुंच गया कि हम उसको मानसिक बीमारी बोले, तो फिर उसके उपचार की जरूरत है। उपचार में क्या है, अवेयरनेस नहीं होने के कारण लोगों को ये पता नहीं है कि भाई जाना किसके पास है, क्या ये बीमारी भी है, उनको ये भी नहीं पता है। क्योंकि अभी जो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था उसमें ये आया था कि जो ट्रीटमेंट गैप है, मेंटल इलनेस जो है, मानसिक रोग तो बहुत ज्यादा है ही, हर 4 में से 1 व्यक्ति को है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों में जो ट्रीटमेंट गैप है, यानी कि उनको ये पता ही नहीं कि मुझे ट्रीटमेंट लेना है, तो 72% गैप है। यानी कि 72% लोग जिनको मानसिक रोग है वो डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहे, वो ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेल ही नहीं कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस नहीं है, या फिर स्टिग्मा, जो मानसिक रोगों के प्रति लोगों के दिमाग में जो स्टिग्मा है, जो बहुत बड़ा बैरियर है, रुकावट है ट्रीटमेंट की तरफ जाने के लिए, वो भी सोसाइटी में हम जैसे लोगों का, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो एनजीओज हैं, जो गवर्नमेंट है, उन सभी का रोल है कि इस स्टिग्मा को कम किया जाए। अब जब ट्रीटमेंट की बात आती है, जैसे जो लोग पहुंच भी जाते हैं, अब पहुंचते ऐसी हालत में है, शुरू में नहीं पहुंचते, जब वो डिप्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है इसी अब्यूज के कारण, इतना ज्यादा डिप्रेशन बढ़ जाता है कि वो सुसाइड तक के विचार आने लगते हैं, क्योंकि उसको अंततः उसको समझ में आ जाता है कि मैं बहुत गलत रास्ते पे चल पड़ा हूँ, अब मैं यू टर्न ही नहीं ले पा रहा हूँ, और वो रोता है, पछताता है, पैसों का बहुत लॉस हो चुका होता है, समय चला जाता है, उसकी किसी भी जॉब के लिए एज निकल चुकी होती है,
और इस कारण से सोच सोच के उसको फिर डिप्रेशन हो डिप्रेशन जाता है, फिर सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो उसको होपलेसनेस आ जाती है कि अब जिंदगी में मेरे कुछ बचा नहीं है, बचा नहीं है, अब तो मरने मेरे के अलावा हाँ, कोई रास्ता ही नहीं है, कि मैं ये चीजें अगर डिस्क्लोज करूं तो कैसे कैसे करूं, करूं? लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। सोचेंगे? अब उसको ये भी नहीं समझ आ रहा है कि मैं किससे हेल्प लूं, हम्म, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है। हम्म, फिर अगर वो लोग पहुंच जाते हैं हम्म, तो उसमें हमारे तरफ से ट्रीटमेंट का प्रावधान है, हाँ हाँ जिसमें 2 तरह की थेरेपी है, एक हाँ तो बिहेवियरल थेरेपी हाँ हाँ और साइकोथेरेपी। हाँ हाँ ठीक है, तो दवाइयों का इसमें रोल है, हाँ हाँ दवाइयों का पर बहुत प्राइमरी रोल नहीं है, हम्म, ज्यादा है उसकी बिहेवियर और उसकी जो साइकोलॉजिकल जो उसकी थिंकिंग हम्म, पैटर्न बन गया है हम्म, उसको चेंज करना, उसको change उसको रीस्ट्रक्चर करना दोबारा से, हम्म, जो उसकी नेगेटिविटी आ गई है, जो उसकी होपलेसनेस आ गई, उनको दोबारा से रिवर्ट करना और उसको सही तरीके से वो सोचे, एक रैशनल तरीके से और ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से सोच पाए, जो कि ज्यादा सार्थक सोच हो, उसमें ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। बिहेवियर थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं, जो उसके घर वाले हैं, केयर गिवर हैं, पहले उनको भी इंटरव्यू करते हैं, हाँ, हाँ। उनका आपस में रिश्ता कैसा है हाँ, हाँ। परस्पर, वो भी देखते हैं। फिर उसके बाद हम उनको भी ट्रीटमेंट का पार्ट बनाते हैं कि आप लोग जो है इसको बहुत ही सपोर्टिव वे में लें, ऐसे नहीं कि उसके बाद उसको डांटना हाँ, हाँ। और उसको बार बार उसको ये कहना कि तुमने तो सब कुछ खराब कर खराब दिया, कर दिया। बर्बाद कर दिया, उससे वो बाहर नहीं निकल पाएगा, फिर वो अपने दिल की बात किसके आगे बताएगा। हाँ, हाँ। तो पहले तो उनको भी समझाया जाता है, केयर गिवर जो है घर वाले, फिर उससे जो भी चीजें हैं जैसे कि पैसा, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल, इनसे दूर रखा जाता है। ग्रेडेड मैनर में धीरे धीरे दिन ब दिन उसके जो घंटे हैं इस्तेमाल के वो कम करते हैं, अचानक से नहीं निकाल लेते हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि अचानक से निकालेंगे, उसके अचानक से दूर कर देंगे, फिर उससे उसको घबराहट बेचैनी बहुत होती है। तो धीरे धीरे ग्रेडेड मैनर में पेशेंट की कंसेंट लेके, पेशेंट भी एक्सेप्ट करता है कि मैं परेशान हूँ, मुझे बचाओ, तो वो भी इन्वॉल्व होता है। फिर उसका शेड्यूलिंग करते हैं, चार्ट बनाते हैं कि धीरे 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 वो कम होता जाए। साथ में जो कुछ दवाइयों का रोल है थोड़ा सा, जिसमें घबराहट बेचैनी ना हो, नींद आ जाए, क्योंकि इसमें नींद भी खराब हो जाती है, नींद आ जाए और उसको रिलैक्स रहे, वैसी वाली दवाइयाँ उसको दी जाती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जिससे कि जो ललक है, इसकी लालसा है, जो अर्ज होती है, वो कम करती हैं, वैसी दवाइयाँ भी हम कभी कभी यूज करते हैं पेशेंट को। किसी किसी में इसमें साथ में शराब और ये भी साथ में जुड़ा हुआ रहता है, तो उसका भी ट्रीटमेंट साथ में चलता है। कभी डिप्रेशन है तो डिप्रेशन का भी ट्रीटमेंट चलता है। तो ये सब से पेशेंट काफी हैं हमारे जो अभी काफी इससे बाहर निकल गए हैं, कई लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है जब हम किसी को उसके अंदर से फिर हम उसको मोटिवेट करते हैं कि आपके जो भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई अगर इस चीज में, तो आप ध्यान रखें, आप उनको भी हमारे पास लेके आए, ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक रीच आउट कर सकें। अब इसमें कम्युनिटी आउटरीच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे ये अब हम जो ये टॉक कर रहे हैं, इस टॉक के जरिए ये जहां जहां जो लोग इसको ऑडियंस देखेगी, उनको इसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट होगी, फिर वो क्या करेंगे, सर्च करना शुरू करेंगे, हम भी, हमारे को भी दिक्कत है, हमारे रिश्तेदार को दिक्कत है, चलो हम भी चलते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग हो जिनको पता लगे कि अच्छा ऐसा भी होता है, हमें तो मालूम ही नहीं था कि ये भी एक रोग है। तो ये नया रोग है जो कि क्लासिफिकेशन के अंदर, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जो डिजीज की है, बीमारियों की, उसमें अभी इसको जगह मिल गई और इसको माना गया है एक रोग है। जी सर, आपने बहुत बेहतरीन हमारे सवालों के जवाब आपने दिए। अब आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मेरा सभी दर्शकों को प्रणाम, और मेरा ये सभी को संदेश है कि जो भी सुधार है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। यदि पेरेंटिंग बचपन से अगर बहुत ही ध्यान से की जाए और इन चीज़ों को समझा जाए कि मोबाइल के जो दुष्प्रभाव है वो बच्चों के ऊपर अगर शुरू से ही कम हो, तो वो आगे जाके वो बच्चे बहुत ही अच्छा पढ़ाई में और भी चीज़ों में बड़ा अच्छा कर सकते हैं। तो पेरेंटिंग पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारा समाज में हमारा ये दायित्व है कि पेरेंट्स जो हैं उनकी रेगुलर एजुकेशन हो, पेरेंट्स को जो है साइकेट्रिस्ट से मिलने में कोई शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ दवाइयाँ देने के लिए साइकेट्रिस्ट नहीं है, हमारा काम जो भी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ वाले जो भी वो है हमारे पास तरीके, उससे हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं, जिससे हम किसी को भी मानसिक रोग की तरफ बढ़ने ही नहीं दें। पहले से ही समय पे अगर ध्यान दिया जाए तो वो मानसिक रोग में तब्दील ही नहीं होगा। तो समय पे अगर इन चीजों को रोका जाए
तो ये सोसाइटी के लिए बहुत आगे तक ये जो है अगले कई सालों तक कारगर सिद्ध हो सकता है। नहीं तो अगली जनरेशन एक्चुअल में खतरे में है और हम सभी लोगों को ये बीड़ा उठाना चाहिए कि ऐसा ना हो। और हमारी सोसाइटी जो है, जो हम बोलते हैं कि हमारा देश जो है विश्व गुरु था, तो ये तभी सार्थक साबित हो सकता है जब हम लोग पेरेंटिंग पे बहुत ध्यान दें और बचपन से ही बच्चे को इन चीज़ों से दूर रखें। सर, आपने अपना अमूल्य समय संस्था को दिया, इसके लिए संस्था आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। तमाम दर्शकों को भी मैं सोचता हूँ कि यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया है। तो जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनकी ओर से भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और एक नए मेहमान के साथ हम आप सभी के सामने दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय